जय हिंद, वेलकम टू वाइजर एकेडमी। तो अपन लोग जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पढ़ रहे थे, है ना। तो उसके अपन लोगों ने कुछ क्वेश्चन भी कर लिए थे। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इफ वर्टेक्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल is 1, 2 and opposite side is 3x plus 4y इक्वल टू में 6। ठीक है ना भाई। तो फाइंड इट्स एरिया, फाइंड इट्स एरिया। ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का अपन को वर्टेक्स दिया हुआ है और अपोजिट साइड की इक्वेशन भी दी हुई है। ठीक है। अपन को क्या निकालना है भाई? एरिया निकालना है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल ये अपन लोग बना लेते हैं इस तरीके से। ये अपने को जो एक वर्टेक्स दिया हुआ है वो 1, 2 हो गया, और इसकी जो अपोजिट साइड है वो अपन को दे रखी है 3x plus 4y इक्वल टू में कितना भाई? 6। तो हम क्या करेंगे, पहले ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेंगे, है ना भाई। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मेरे को हाइट पता चल गई, ठीक है कि नहीं। अब आपको पता ही है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में एल्टीट्यूड जो है वो मीडियन और, है ना, बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, हर एक चीज सेम हो जाती है। तो मान लेते हैं कि इसकी ए साइड है तो ये a/2 में कन्वर्ट हो जाएगी। ये ए है, ये टोटल ए थी, तो ये a/2 में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है ना भाई। तो अपन लोग पी निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो पी यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाने वाले हैं अपन लोग इस पॉइंट से इस लाइन पे। ठीक है। अपन को एरिया निकालना है, तो अपन जानते हैं कि इसका एरिया होता है √3/4 ए स्क्वायर। तो अपन ए निकाल लेंगे, अपना काम हो जाएगा। ठीक है ना भाई। ये ए लिखा हुआ है, 9 नहीं है, ध्यान रखना आप लोग, है ना। ये ए लिखा हुआ है। चलो पी निकाल लेते हैं अपन लोग। तो पी निकालने के लिए क्या करेंगे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला। तो एक्स की प्लेस में 1 रखेंगे तो 3 × 1, वाई की प्लेस में 2 तो 4 × 2 और -6, और अपॉन में अंडर में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है ना भाई। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 3 × 1 = 3 और 4 × 2 = 8 -6, 2 और 3 मिलके 5 हो जाएगा, और अपॉन में भी सॉल्व होके 5 ही आ रहा है, मतलब आपका जो p है ना वो 1 हो जाएगा। तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दो और a निकाल लो। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इतने से ट्रायंगल में, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये अपन लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी यहाँ पे, जिससे मुझे ए मिल जाएगा, और ए मिल गया तो मेरे को एरिया पता ही है उसका क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का, है ना भाई। तो ए स्क्वायर, जो पी की वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी अपनी? 1, तो 1 पुट कर देंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता ही है, और ये हो जाएगा a²/4। इसको इधर ले आएंगे, एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3a² 4 इक्वल टू 1। तो ए स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी आपकी 4/3। अब जो एरिया होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का वो होता है √3/4 ए स्क्वायर। तो आप डायरेक्टली ए स्क्वायर की वैल्यू रख दें। तो ए स्क्वायर की जो अपनी वैल्यू आई है वो आई है 4/3। तो 4 से 4 गया, है ना। √3/3 को आप चाहे तो 1/√3 भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो उम्मीद है आपको ये कहानी क्लियर हो गई होगी, है ना भाई। वैसे भी इसमें कोई ज्यादा खास बात है नहीं है। ठीक, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अगला जो टाइप है अपना वो है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। अगला टाइप जो है वो अपना है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस ना। तो चलो भाई बात करते हैं दो पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस की। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, ठीक है ना। तो दो पैरेलल लाइनें मान लेते हैं, एक लाइन है आपकी ax + by + c1 = 0, और दूसरी लाइन है आपकी ax + by + c2 = 0। तो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो पैरेलल लाइंस होती है उनमें सिर्फ कांस्टेंट चेंज होता है, क्योंकि जो स्लोप है उनकी सेम होगी। और स्लोप सेम कब होगी भाई? स्लोप सेम तब होगी जब एक्स और वाई के कोएफिशिएंट चेंज नहीं होंगे दोनों के, है ना भाई। तो दोनों इक्वेशंस में एक्स और वाई के कोएफिशिएंट जो है वो सेम होंगे, तभी तो वो पैरेलल लाइंस होंगी, अपन लोगों ने पढ़ा हुआ था। ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब अपन लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो देखें। तो मतलब फॉर्मूला क्या होगा इसका? तो पैरेलल लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, और इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा भाई? वो हो जाएगा मॉड में c2 - c1, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए मॉड लगा देंगे, और अंडर में a² + b स्क्वायर। ये अपना भाई फॉर्मूला हो गया दो पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस का। ठीक है ना भाई। तो चलो इसका अपन लोग एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।
तो क्वेश्चन है इसका भाई, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन 2x प्लस 3y इक्वल टू में 6 और 4x प्लस 6y माइनस 8 इक्वल टू में 0। ठीक है ना। देखो अब आप लोग देख रहे होंगे कि सर ये तो पैरेलल है ही नहीं है, लेकिन ये पैरेलल है। आपको क्या लगता है सर एक्स और वाई के कोएफिशिएंट चेंज हो गए, पैरेलल नहीं है। तो कई बार क्या होता है कॉमन लेने पे या मल्टीप्लाई करने पर वो दोनों जो है ना वो पैरेलल लाइंस बन जाती है, मतलब उनके एक्स और वाई के कोएफिशिएंट सेम हो जाते हैं। या तो आप एक काम करो यहाँ से 2 कॉमन ले लो, या एक काम करो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो आप देखेंगे दोनों इक्वेशन में एक्स और वाई के जो कोएफिशिएंट है वो सेम हो जाएंगे, है ना भाई। तो जनरली जो देखो मल्टीप्लाई करते हैं, इधर कॉमन लेने में भी फायदा दिख रहा होगा आपको, तो चलो मैं तो मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 2 का इधर मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 4x प्लस 6y इक्वल टू में 12, मतलब आपकी वाली लाइन हो जाएगी 4x प्लस 6y माइनस 12 इक्वल टू में 0, है ना। अब आप देखो x और y के कोएफिशिएंट इसमें और इसमें सेम है, और दूसरी लाइन है मेरी 4x प्लस 6y माइनस 8 इक्वल टू 0। अब अपन लोग इन दोनों लाइन में डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देंगे। क्लियरली दिख रहा है दोनों लाइनें क्या है भाई, पैरेलल है ना भाई। अगर लाइन पैरेलल नहीं होंगी तो उनके बीच में डिस्टेंस क्या हो जाएगी भाई, 0। लाइन अगर पैरेलल नहीं होंगी तो उनके बीच में डिस्टेंस 0 हो जाएगी, क्योंकि या तो लाइन फिर क्या होंगी, कोइंसिडेंट होंगी, मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगी, या फिर इंटरसेक्ट करेंगी, और दोनों ही केस में जो डिस्टेंस होती है वो क्या आती है, 0 आएगी। ठीक है ना भाई। तो चलो आगे देखते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है भाई, C2 माइनस C1, पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस का फॉर्मूला C2 माइनस C1। C2 मान लो -8 है और C1 मान लो -12 है, तो C2 माइनस C1 मॉडुलस में, और अपॉन में अंडररूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो a कितना है अपना 4 और b कितना है अपना 6 है ना भाई। तो माइनस माइनस प्लस का 12 और 12 माइनस 8 कितना हो जाएगा 4, पॉजिटिव ही है तो मॉडुलस हटा देते हैं, और नीचे सॉल्व करेंगे तो 10 देगा, ये आपको 10 नहीं देगा सॉरी, ये आपको कुछ अजीबोगरीब चीज देगा। 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36। ठीक है ना भाई, ये मिल जाएगा आपको। अब आप इसको सॉल्व कर लें, है ना। तो सॉल्व करने पे मेरे को क्या मिल रहा है, 4 अपॉन में अंडररूट में 6 और 6 12 का 2 1 कैरी 3 और 1 4 और 1 5, तो अपन लोग इसको लिख सकते हैं 2 रूट 13, है ना। इसमें 13 4 का 52 होता है, तो 4 जो है ना रूट 4 वो बाहर आके 2 बन गया, और रूट 13 नहीं अंदर, तो 2 2 का 4, तो फाइनल आपका आंसर जो जाएगा वो जाएगा 2 बाई रूट 13। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। सर बोलिए। सर ये ऐसे नहीं कर सकते 4x प्लस 6y माइनस 8 को डिवाइड कर देंगे 2 से? हाँ वो भी कर सकते हो, मैंने बोला तो था। ठीक है, वो भी कर सकते हो, दोनों से सेम आंसर आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, कई बार मान लो इसमें से भी कॉमन नहीं आ रहा होता, लास्ट वाले में से कांस्टेंट में से अपॉन में 2 आ जाता, तो थोड़ा सा एलसीएम लेना पड़ता ना, तो हल्का फुल्का टाइम चला ही जाता है। तो इसलिए मल्टीप्लाई करके कर लो, बाकी आपकी मर्जी, आप जिससे करना चाहो, दोनों चीजें क्या है भी सही है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एरिया। ठीक है ना। तो नेक्स्ट अपन लोग बात करेंगे एरिया की। ठीक है, ये तो अपन लोग लिखते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम मतलब आप समझ लें, यहाँ पे पैरेललोग्राम के अंदर कौन कौन सी चीजें जाएंगी। पैरेललोग्राम मतलब इसके अंदर स्क्वायर भी आ गया, है ना भाई, रेक्टेंगल भी आ गया, और रोम्बस भी आ गया। ठीक है ना। ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है, मैंने पहले ही बताया था पैरेललोग्राम मींस स्क्वायर, रेक्टेंगल या रोम्बस, वो कुछ भी हो सकता है इन तीनों में से, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना भाई। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इफ इक्वेशन ऑफ साइड्स आर, इफ इक्वेशन ऑफ साइड्स आर, तो अपन को साइड्स दे रखी है इक्वेशंस की, सॉरी साइड्स की इक्वेशन दे रखी है अपन लोगों को। ठीक है ना। जैसे कि अपन लोगों को इक्वेशंस क्या क्या दे रखी है, पहली इक्वेशन है y इक्वल टू में m1x प्लस c1, दूसरी इक्वेशन है y इक्वल टू में m1x प्लस c2, ये दोनों पैरेलल वाली लाइन होगी, है ना। देखो देख ही रहा होगा इनकी स्लोप सेम है, मतलब ये दोनों पैरेलल है। तो y इक्वल टू नेक्स्ट है m2x प्लस कितना भाई d1। ठीक है ना। और दूसरी लाइन है एक और y इक्वल टू में m2x प्लस d2, तो ये दोनों अदर पैरेलल लाइंस हो गई। ठीक है ना। अगर आप इनका डायग्राम बनाए तो ये स्क्वायर भी हो सकता है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ। अगर ये y इक्वल टू में m1x प्लस c1 है, तो y इक्वल टू में m1x प्लस c2 ये वाली लाइन होगी, मतलब जिनकी स्लोप सेम हो वो पैरेलल वाली है ना। अगर मान लो ये y इक्वल टू में m2x प्लस d1 है,
तो इसके जो पैरेलल लाइन है ना वो ये वाली हो जाएगी, y इक्वल टू में कितना हुई m2x प्लस d2। तो जिनकी स्लोप सेम है वो पैरेलल लाइंस पे अपनी जो है ना वो चीजें आ जाएंगी। अब इनका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है वो अपन लोग देखते हैं, है ना भाई। तो फॉर्मूला होता है इज मॉडुलस में c2 माइनस c1 इंटू में d2 माइनस d1 और अपॉन में m2 माइनस m1, ठीक है ना। तो ये इनका फॉर्मूला हो जाएगा और ये सब पूरा का पूरा कायम आएगा मॉडुलस में, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, ठीक है ना। तो एक साथ पूरे भी मॉडुलस लगा दो ना, दिक्कत ही खत्म, आपको अलग अलग लगाने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया पैरेललोग्राम का, मतलब मैंने बोल दिया ना उसमें स्क्वायर भी आ गया, रेक्टेंगल भी आ गया, रोम्बस भी आ गया, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये सारी की सारी चीजें उसके अंदर आ चुकी हैं, है ना। तो चलो अपन लोग क्वेश्चन देख लेते हैं कि इसके क्वेश्चन करने कैसे हैं, है ना। तो देखिए क्वेश्चन है अपना भाई, फाइंड द, हालांकि क्वेश्चन नहीं है आपके एग्जाम में यहाँ से, लेकिन आ सकता है, इसलिए अपन लोग पढ़ लेते हैं। तो फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना, मैं क्वाड लिख देता हूँ, समझ जाना क्वाड्रिलेटरल लिखा हुआ है, फॉर्म्ड बाय लाइंस ए मॉडुलस में x प्लस बी मॉडुलस में y प्लस सी इक्वल टू में 0। अब आपको लगेगा सर यहाँ पे चार लाइन तो है ही नहीं, तो है, देखो कैसे। अगर मैं इनके मॉडुलस हटाऊं तो जनरली मैं इनको प्लस माइनस करके लिख सकता हूँ, तो a प्लस माइनस मॉडुलस हटा के प्लस माइनस बी वाई और प्लस सी इक्वल टू 0। अपन केस लेते हैं ना कि x ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव के साथ खुलेगा, लेस देन 0 है तो नेगेटिव के साथ खुलेगा। तो अपन केस ना लेके डायरेक्टली प्लस माइनस यहाँ पर लगा दे रहे हैं, क्योंकि अपन को x और y की वैल्यू तो निकालनी है नहीं, है ना। अब आप देखना इसमें चार लाइन छुपी हुई है, पहले अपन लोग x और y के कोएफिशिएंट में जो है ना वो पॉजिटिव पॉजिटिव वाले ले लेते हैं। तो ये अपनी फर्स्ट लाइन हो गई, ये कौन सी लाइन हो गई, फर्स्ट लाइन हो गई। इसको y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना जरूरी है, क्योंकि जो हमने फॉर्मूला पढ़ा वो y इक्वल टू में mx प्लस c के फॉर्मेट में पढ़ा। देखो पढ़ा कि नहीं पढ़ा, ये आपका फॉर्मूला एरिया का, जबकि फॉर्मूले में जो m और c है वो mx प्लस c के फॉर्मेट से लिए गए हैं, तो आपको यहाँ पे भी y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्मेट में करना पड़ेगा। तो ये अपनी मेन इक्वेशन है, इसमें मैंने पहले दोनों के दोनों पॉजिटिव ले लिए तो ये लाइन मिली। अब मैं इसको y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्मेट में कन्वर्ट करूंगा तो y इक्वल टू में हो जाएगा माइनस a अपॉन बी एक्स और माइनस c अपॉन बी। आप देख सकते हैं ये चीज आपको मिलने वाली है। तो ये आपकी फर्स्ट लाइन हो गई, है ना भाई। लिखना हो तो लिखो, ऐसे फर्स्ट जरूरी नहीं है, वो तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अब अपन लोग एक काम करते हैं, इसकी पैरेलल वाली ही निकालते हैं। तो दोनों पॉजिटिव लिए, अब दोनों नेगेटिव ले लो, तो दोनों नेगेटिव लोगे तो आपको क्या मिलेगा भाई, माइनस ए एक्स माइनस बी वाई और प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये नेगेटिव लेने पे भी आपकी स्लोप जो आएगी वो वही आएगी, देख लो चाहो तो, है ना भाई। इसमें आप y इक्वल टू कन्वर्ट करेंगे वही मिलेगा आपको, माइनस ए अपॉन बी कितना भाई x, लेकिन जो c है ना वो पॉजिटिव मिलेगा आपको, यहाँ पे मिल जाएगा c अपॉन बी। आप देख सकते हैं, आप आराम से निकाल लेना, मैं यदि डायरेक्टली कर रहा हूँ, ठीक है ना। माइनस बी वाई को उधर ले जाना तो प्लस का बी वाई हो गया, बी का डिवाइड करोगे तो माइनस का तो पहले से ही है, तो माइनस ए अपॉन बी एक्स और प्लस का सी है इस बार, इसलिए प्लस का सी अपॉन बी, क्योंकि जो बी डिवाइड में आएगा वो इधर आ जाएगा, ठीक है ना भाई। तो ये कहानी हो गई। तो ये अपने को मिल गई कौन सी वाली, सेकंड वाली इक्वेशन, ठीक है ना। अब थर्ड वाली निकालते हैं, तो दोनों पॉजिटिव और दोनों नेगेटिव ले लिए। अब अपन लोग x वाला पॉजिटिव और y वाला नेगेटिव लेंगे। x वाला पॉजिटिव ले लिया और y वाला क्या ले लिया, नेगेटिव ले लिया। तो ये अपनी एक और इक्वेशन बन जाएगी, है ना। इसको ही y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्मेट में लेंगे तो जाएगा y इक्वल टू में a अपॉन बी एक्स, है ना भाई। और दूसरी चीज आपको मिल जाएगी प्लस का c अपॉन बी, ठीक है। ये आपकी थर्ड इक्वेशन हो गई। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मतलब पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव ले लिया, अब मैं पहला नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव लूंगा, और यही केस आखिरी वाला बचा हुआ है। तो पहला वाला नेगेटिव और दूसरा वाला वही क्या, पॉजिटिव, और प्लस सी इक्वल टू 0। फिर से वही अपन लोग y इक्वल टू सॉल्व करेंगे, तो y इक्वल टू में आपको मिल जाएगा a अपॉन बी एक्स और माइनस का c अपॉन बी। ये आपकी फोर्थ इक्वेशन होगी। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, y इक्वल टू mx प्लस c है तो ये आपका m1 हो गया और ये c1 हो गया, और ये आपका m1 ही है, ये दोनों सेम है तो ये m1 है ना। बस c1 और ये c2 चेंज हो जाएंगे। तो आपका जो फॉर्मूला होता है एरिया का वो क्या होता है भाई, मॉडुलस में c2 माइनस c1। देख लेना जो पैरेलल लाइंस है ना भाई उन्हीं की c1 और c2 होंगे, ध्यान रखना। तो ये दोनों पैरेलल है, तो ये c1 हो गया, c2 हो गया, तो c2 माइनस c1 तो c अपॉन b और माइनस माइनस प्लस का c अपॉन b हो जाएगा, है ना भाई। ये माइनस था ना तो माइनस माइनस प्लस का c अपॉन b हो गया, तो c2 माइनस c1 हो गया।
अब दूसरा कौन सा भाई, d2 माइनस d1, ये c2 माइनस c1 था, अब दूसरा है d2 माइनस d1। तो ये जो अदर पैरेलल लाइंस हैं ये दोनों थर्ड और फोर्थ में, ये दोनों देखो पैरेलल है कि नहीं है, तो ये d1 हो गया, ये d2 हो गया, तो d2 माइनस d1 करना है अपने को यहाँ पे, तो माइनस c अपॉन बी d2 हो गया, और माइनस c अपॉन बी माइनस का d1 हो गया, है ना भाई। तो ये हो गया अपना फॉर्मूला d2 माइनस d1, तो d2 खुद नेगेटिव था और d1 में तो माइनस का इंटू करके लिखना ही था, तो माइनस प्लस माइनस का कर दिया वो c अपॉन बी, और अपॉन में आ जाएगा कितना भाई, m2 माइनस m1। तो m1 क्या है, m1 ये रहा आपका, ये फिक्स वाली चीज, ये m1 है ना भाई, ये आपके m2 है ना, ये m1 था, ये जो पहले वाले दोनों पे गोला लगा हुआ है, देखो दोनों सेम है और होने भी चाहिए क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, और इसका और इसकी स्लोप सेम है, तो ये m2 है अदर वाली, ये अदर पैरेलल लाइंस की स्लोप लेंगे, और फर्स्ट दो पैरेलल हैं उनकी स्लोप लेंगे, तो वो m1 है और अदर वाली की जो है वो m2 है, ठीक है ना भाई। तो मॉडुलस में अपन को क्या लिखना है भाई, m2 माइनस m1, तो m2 है आपका a अपॉन बी, और माइनस m1 कितना है आपका माइनस a अपॉन बी, तो माइनस माइनस प्लस का a अपॉन बी हो जाएगा। पर इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आपको देगा 2c अपॉन बी, और ये आपको देगा माइनस का 2c अपॉन बी, है ना, और अपॉन में आपको मिल जाएगा 2a अपॉन में b, तो एक b से एक b तो निपट गया, है ना भाई, और एक 2 से एक 2 निपट गया। तो फाइनली आंसर जो मॉडुलस के अंदर नेगेटिव और प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आप तो डायरेक्टली आंसर दें, जो कि आपका आंसर होने वाला है 2c स्क्वायर अपॉन में ab, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है ना भाई। और इससे अच्छा क्वेश्चन और कुछ हो भी नहीं सकता, तो बाकी के क्वेश्चन आप लोग कर लेना, ये मैंने बढ़िया वाला क्वेश्चन आप लोगों को करा दिया, ठीक है ना भाई। तो अगला टाइप है आपका इमेज एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना किसी को? ठीक, फिर अगले टाइप पे चलते हैं। तो नेक्स्ट जो टाइप है वो है इमेज और फुट ऑफ परपेंडिकुलर, और फॉर्मूलों का थोड़ा ध्यान रखना है ना भाई, तो बहुत सी चीजें आप लोगों ने यहाँ पे 11th में नहीं पढ़ी होंगी, जो कि आपको नई लग रही होंगी, तो लगेंगी क्योंकि 11th में थी नहीं वो, है ना। तो इमेज एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर, है ना भाई, इसका भी फॉर्मूला है, तो देखो अपन प्रूफ तो कर नहीं रहे, इतना टाइम नहीं है कि अपन फॉर्मूले प्रूफ करने बैठे, अपन लोग डायरेक्टली सिर्फ क्वेश्चंस मतलब फॉर्मूले पे ही ध्यान दे रहे हैं मैं ना। तो नेक्स्ट टाइप इमेज और फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, है ना। ये चीज जो है ना आपको 12th क्लास में 3D में भी मिलेगी, ये चीज आपको 3D में भी मिलेगी, इमेज एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर। और अपन लोग बस अब जो है कुछ दिन बाद 12th क्लास में एंटर करने वाले, कुछ दिन बाद क्या, बस जस्ट, है ना अभी। तो फर्स्ट का तो आप लोगों के पास सिलेबस आ ही गया, है ना। तो सबसे पहले अपन लोग जो है वो डिटरमिनेंट मैट्रिक्स करेंगे, जो कि आपके फर्स्ट वाले में एग्जाम में आने वाला भी है ना भाई, जो फर्स्ट जो नवंबर में होने वाला है उसमें। सिलेबस सब लोगों ने देख लिया होगा। सर वो कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह कब करा दोगे, बाकी का जो सेट्स कॉम्प्लेक्स नंबर पीसीएन? सोच तो मैं ये यही रहा सब हूँ कि इसके साथ में बता दूं, लेकिन अभी ये क्या सब है ना, ठीक मैं रहेगा। बता दूं एक चीज और, हाँ एक चीज और है, अभी बहुत से जो स्टूडेंट है ना भाई, वो 12th क्लास के सिलेबस के लिए भी टेंस होंगे काफी, ठीक है। ये जो आप लोगों को ऑनलाइन में थोड़ी सी संख्या कम नजर आ रही है ना, वो शायद मेरे अकॉर्डिंग तो 12th क्लास की वजह से ही है, क्योंकि वो 12th क्लास के एग्जाम की वजह से भी टेंस होंगे थोड़े, जहां तक मुझे लग रहा है। क्या मैं सही सोच रहा हूँ? यस है ना। सर, वो तो भी इसी के साथ टेंशन करा दो, 11 कंप्लीट ही करा दो पूरा। यस सर। क्या करा दें, कंप्लीट ही करा दें, मतलब कॉम्प्लेक्स भी करा ही दें ऐसा? यस सर, इस बाकी कॉम्प्लेक्स की प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी तो 12th वाला पोर्शन है भाई, है ना, वो तो मैं 12th में ही कंप्लीट कराऊंगा एक साथ, बिल्कुल सफाया, है ना भाई। सफाया का मतलब ओके। समझ रहे हो ना मेरी बात के, अपन लोग जो है वो प्रोबेबिलिटी जो है वो 11th की और 12th की दोनों की एक साथ पढ़ेंगे, यानी कि अलग अलग पढ़ो, टाइम वेस्ट हो जाता है उससे, है ना भाई। उसी के अंदर सेट्स भी आ जाएगा, जो सेट्स है यस ना सर। वो प्रोबेबिलिटी के अंदर ही पढ़ाता हूँ मैं, बाहर नहीं, ठीक है। वो तो मेन चीजें पढ़ाता हूँ, प्रोबेबिलिटी में तो देखो बहुत सारी रामायण है, सेट्स में सॉरी, बहुत सारी रामायण है, तो मैं मेन चीजें बता देता हूँ, बाकी की जो सिंपल चीजें वो तो आप लोग खुद ही कर लोगे, कोई दम थोड़ी ना है, सेट्स बहुत ही सड़ा हुआ चैप्टर है, ठीक है ना, बस यस सर। वेन डायग्राम आना चाहिए, तो मैं वही पढ़ाऊंगा वेन डायग्राम। चलो देखें आगे, ठीक है, कॉम्प्लेक्स को निपटा देंगे, देख लेंगे अपन लोग, ठीक है। अच्छा, अपन लोग एक तरीका ये भी अपना सकते हैं, वैसे देखो 11th का तो कुछ बचा नहीं है, तो तरीके दूसरे तरीके पे जाना मेरे हिसाब से बनता भी नहीं है, फिर वो डबल डबल चैप्टर में कंफ्यूजन भी होने लग जाता है स्टूडेंट को, जो पैटर्न चल रहा है तो फिर वही चलने देते हैं, इसमें कुछ अपन लोग चेंजेस नहीं करते हैं।
क्योंकि 11th के पोर्शन तो मोस्टली निपट ही चुका है, कुछ ज्यादा बचा नहीं है, जो बचा है तो अपन को पढ़ना नहीं है, बाइनोमियल अपन लोग हाथ भी नहीं लगाएंगे उस पर, ठीक है ना। बस 11 में पीएनसी पे ध्यान देना है, तो मैंने बोल ही दिया था प्रोबेबिलिटी के जस्ट पहले मैं आपको पीएनसी पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलो इस पे देखते हैं अपन लोग। तो पहले अपन लोग डिटरमिनेंट मैट्रिक्स ये पढ़ लेंगे पहले, और सबसे पहले इन चैप्टर्स के बाद में अपन को पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स। अभी ये भी ध्यान रखो सर्कल और कॉनिक भी, हालांकि ये ज्यादा बड़ा नहीं है, वैसे तो बड़ा है लेकिन अपन के एग्जाम्स के अकॉर्डिंग ये काफी छोटे से चैप्टर है, तो पहले अपन इनको निपटाएंगे, ठीक है ना। चलिए कम कम नंबर के आते हो लेकिन चैप्टर भी तो छोटे छोटे हैं, तो पढ़ना बनता है, छोड़ने का कोई मतलब है नहीं है। तो सर्कल, कॉनिक और कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स भी अपने को ज्यादा नहीं पढ़ना, वैसे ये भी काफी बड़ा चैप्टर होता है, तो अपने एग्जाम में लेकिन काफी लिमिटेड ही पूछा गया, तो अच्छी बात है, ठीक है। तो चलो इमेज और फोटो परपेंडिकुलर की बात करते हैं। जैसे कि मान लो कोई पॉइंट है और ये आपको लाइन दी हुई है, मैं बिल्कुल शॉर्ट में चीजें बता देता हूँ आपको क्या कहानी है अभी, है ना। ये पॉइंट है आपका कोई, जैसे मान लो x1, y1, ठीक है ना। अब आपको इस x1, y1 का इस लाइन पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर और इमेज निकालना है। क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि फाइंड दी इमेज या फिर फुट ऑफ परपेंडिकुलर, है ना, फ्रॉम दी पॉइंट x1, y1 टू दी लाइन ax plus by plus c इक्वल टू 0। ऐसा कुछ क्वेश्चन आपको पूछने को मिलेगा भाई, है ना, ठीक है ना भाई। तो अपन लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो जैसे मान लो ये आपका कोई पॉइंट क्या है भाई P है, अब आपको इस पॉइंट का इस लाइन पे इमेज या फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, तो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस लाइन पे, ठीक है ना भाई। ये मैंने x1, y1 से इस पे परपेंडिकुलर डाला, तो ये जो चीज आई ना ये वाली, इसको अपन बोलते हैं भाई क्या, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। मतलब जो अपन लोग अर्थ पे खड़े हुए हैं ना, तो अर्थ पे जो हमारे पैर होते हैं, जो फुट होते हैं, उसी को अपन बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है ना भाई। अगर मैं इसी लाइन को और आगे बढ़ा दूं और जितनी डिस्टेंस पे ये है उतनी डिस्टेंस में इसको पीछे पीछे लेके जाऊं, तो ये वाली जो चीज होगी वो क्या होगी, इमेज होगी। तो हम ये भी कह सकते हैं इमेज और जो पॉइंट, जिस पॉइंट से अपन लोगों ने इमेज या फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल रहे थे, इन दोनों का मिड पॉइंट जो है ना वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होता है, ये बीच में आएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होती है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना, मतलब जितनी डिस्टेंस पे यहाँ से यहाँ तक आई ये वाली लाइन, उतनी डिस्टेंस पे आपको पीछे भी लेके जाना है, मतलब लाइन के नीचे की तरफ भी लेके जाना है। तो जब डिस्टेंस दोनों सेम होंगी तो रेशियो 1:1 हो जाएगा, मतलब ये मिड पॉइंट हो जाएगा आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर। बस यही थ्योरी है। अब इनके क्वेश्चन देख लो आप लोग, सॉरी फॉर्मूले देख लो, फॉर्मूले क्या है। देखो निकालने जाओगे ना एग्जाम में थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा, निकालोगे कैसे वो भी हिंट दे देता हूँ। इसके परपेंडिकुलर लाइन का फॉर्मूला लगाओगे, इससे पास करोगे, फिर इस लाइन और इस लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालोगे, आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल जाएगा। बट मैं मना करूंगा भाई इस मेथड से ना करें, ये लेंदी प्रोसेस है, डायरेक्ट फॉर्मूला देखो, है ना, ठीक है। और काम की भी चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है जेई वालों के लिए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको देखो सर्कल में भी ये चीज यूज करनी होगी, ठीक है ना, तो उनके लिए तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये। बाकी अपन लोग भी फॉर्मूला याद कर लें क्योंकि क्वेश्चन अपने एग्जाम में भी आए, है ना। तो देखिए फुट ऑफ परपेंडिकुलर को अपन नाम देते हैं कुछ भी, क्यू दे दो, इसको नाम दे दो आर दे दो, है ना, ऐसा कुछ। तो क्यू को अपन लोग लैड कर लेते हैं x2, y2 अपने मन से, है ना भाई, और आर को लैड कर लेते हैं अपन लोग x3, y3। अब फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से सुनना मेरी बात, वॉइस को म्यूट कर लो, किसी की वॉइस ऑन है, वॉइस म्यूट कर ले भाई। देखिए अब फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है ये जो अपना फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला लिखेंगे अपन लोग, फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए फॉर्मूला, ठीक है ना। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर कब मिलेगा, जब मुझे x2 और y2 की वैल्यू मिलेगी, ध्यान से सुनना। तो इसका फॉर्मूला होगा x2 माइनस x1 अपॉन में जो ये लाइन है ना उसमें जो x का कोएफिशिएंट होगा वो, ध्यान से सुनना। अभी आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको थोड़ा सा टफ लग सकता है, लेकिन काफी सिंपल फॉर्मूला होता है जब आप बार बार यही चीज लगाएंगे, है ना। 12th में भी जब आप प्लेन में पढ़ोगे तो प्लेन में भी आप यही सेम टू सेम फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है ना। वहां पे भी जब मैं पढ़ाऊंगा तो यही फॉर्मूला बताऊंगा, मैं बोलूंगा कि मैंने 11th में पढ़ाया था भैया, है ना, मतलब 11th वाले मतलब यहाँ पर, ठीक है। दूसरा हो जाएगा इक्वल टू में y2 माइनस y1 और अपॉन में इसमें जो y का कोएफिशिएंट होगा लाइन में वो लेना, और इक्वल टू में माइनस, माइनस लगेगा, और जो आपका जो ये पॉइंट है ना x1 y1 ये उठा के हम लाइन में रख देंगे, तो ax1 प्लस by1 प्लस c, और अपॉन में आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ध्यान रखना इधर अंडररूट नहीं लगाना है, नहीं तो अभी आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा तो आप गलती से अगर अंडररूट लगा दोगे तो आंसर गलत हो जाएगा ना भाई, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस थोड़ी ना है। तो इससे जो है ना आप x2 और y2 की वैल्यू निकाल लोगे तो वही आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो जाएगा, और बहुत जल्दी आंसर देता है, कोई बहुत ज्यादा कैलकुलेशन होती नहीं है इसमें ना भाई, बड़ा सिंपल सा टॉपिक है।
ठीक, तो ये फोटो परपेंडिकुलर की थ्योरी हो गई। ठीक है, प्रूफ करने का मैंने तरीका बता ही दिया कि आप इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकालोगे, उसको x1 y1 से पास करोगे और उस लाइन का और इस लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट ही आपका फोटो परपेंडिकुलर होगा और मिड पॉइंट के फॉर्मूले से आप x3 y3 निकाल लोगे तो आपको इमेज मिल जाएगा। लेकिन अपन लोग ये डायरेक्टली फॉर्मूले से सॉल्व करें तो इजी पड़ेगा, बहुत जल्दी आंसर मिलेगा, है ना। तो इमेज का फॉर्मूला क्या होगा, देखना इमेज और फोटो परपेंडिकुलर में कोई ज्यादा डिफरेंस है नहीं है। तो इसमें x2 y2 निकाल रहे थे, इसमें क्या निकालेंगे x3 y3, तो x3 माइनस x1 और अपॉन में वही जो लाइन में x का कोएफिशिएंट है वो ले लेंगे, बस इसमें x3 आ जाएगा, x3 माइनस x1 और अपॉन में वही जो x का कोएफिशिएंट है और इक्वल टू में y3 माइनस y1 और अपॉन में y का कोएफिशिएंट और इक्वल टू में ये मान लेते हैं अपन लोग के ये 1 है, ये मान लो 1 चला तो 1 ही और चलना है, तो कितना और चलना है, 2 चलना है अपने को, है ना भाई। तो इसमें 1 आया था, इसमें आ जाएगा -2, बस इतना सा डिफरेंस है ना भाई। क्योंकि मान लेते हैं कि अगर ये 1 चला तो 1 और चलना है, मतलब टोटल मिला के 2 चलना है, इसलिए डबल हो जाएगा। ये ट्रिक है याद करने की, है ना भाई। तो अपन लोग यहाँ पे क्या रख देंगे, यहाँ पे भी वही x1 y1 वाला पॉइंट रखेंगे, क्योंकि x1 y1 से ही हम इमेज और फोटो परपेंडिकुलर निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे लाइन में उठा के अगेन x1 y1 रखेंगे, तो ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो जैसे ही हम यहाँ से x3 और y3 की वैल्यू निकालेंगे तो हमें इमेज मिल जाएगी। तो क्वेश्चन कर लेते हैं, तो आपको बहुत इजीली कहानी समझ में आ जाएगी, है ना भाई। तो चलो क्वेश्चन लिख लेते हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे मेरे पास काफी सारे क्वेश्चन है और बहुत हैवी पैटर्न के भी हैं, तो अपन को ज्यादा लेवल पे, जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पर जाने की जरूरत ही नहीं है ना भाई। तो क्वेश्चन है आपका, फाइंड द इमेज ऑफ 1,2 इन द लाइन x प्लस 2y इक्वल टू में 10। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। बस एक ही क्वेश्चन करेंगे अपन लोग, लेवल पे बिल्कुल नहीं जाना अपने एग्जाम में भाई, बिल्कुल सिंपल से सीधे वाले फॉर्मूले आते हैं। कोई भी फॉर्मूला मतलब क्वेश्चन उसने आज तक टिपिकल वाला पूछे ही नहीं ना पूछेगा, है ना। तो अपन को ज्यादा घुमाना ही नहीं है, सीधे सीधे क्वेश्चन करना है इधर। तो 1,2 से हमें इस पे इमेज निकालनी है, मतलब ये आपका हो गया x1 y1, है ना भाई। डायग्राम बनाना चाहो तो बना लो, जैसे कि आपका 1,2 हो गया, आपको इमेज निकालनी मतलब उतना ही आपको पीछे जाना है। वैसे जरूरी नहीं है, डायग्राम की कोई जरूरत ही नहीं है इधर, ठीक है ना भाई। लाइन आपकी ये रही, तो x प्लस 2y इक्वल टू में 10 को उधर ले आएंगे तो -10 इक्वल टू 0। तो इसको आप कुछ भी नाम दे दो भाई, इसको आप जैसे कि आप नाम दे देंगे, वहां पे अपन ने x3 y3 दिया था, आपकी मर्जी, आप कुछ भी दे दो। जैसे कि आप इसको नाम दे दे कितना भाई, x1 y1 ही दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन x1 y1 आपका एक्चुअल में ये है ना भाई। तो आपको इमेज निकालना है, तो दिस माइनस दिस यानी कि x1 माइनस 1 और अपॉन में x का कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, इक्वल टू में दिस माइनस दिस यानी y1 माइनस 2 और अपॉन में y का कोएफिशिएंट कितना है, 2 है, और इक्वल टू में ये पॉइंट उठा के आपको इसमें रखना है और -1 लगाएंगे कि -2, तो -2 लगाएंगे क्योंकि मैं इमेज निकाल रहा हूँ, ठीक है ना भाई। तो मैंने इस बार इमेज जो है ना वो x1 y1 ले ली, इसमें डायग्राम में x3 y3 ली थी, तो उससे आप कंफ्यूज मत होना। फॉर्मूला कैसे याद करना है आपको ऐसे याद करना है, अगर फोटो परपेंडिकुलर निकाल रहे हो तो दिस माइनस दिस करना और अपॉन में x और y के कोएफिशिएंट, और अगर आपको इमेज निकालना है तो आप इमेज से दिस माइनस दिस करेंगे और अपॉन में x और y के कोएफिशिएंट, ठीक है ना भाई। और इक्वल टू में जो है वो चीज फिक्स है दोनों फॉर्मूले में, तो कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत है नहीं, है ना भाई। तो देखें जरा, तो -2 और ये पॉइंट उठा के आपको लाइन में रखना है सीधा सीधा, x की प्लेस में 1 और y की प्लेस में कितना भाई 2। ये फॉर्मूला है, ध्यान रखना। तो आप बोलोगे सर क्यों रखें, वो लाइन के ऊपर तो है ही नहीं है। तो भाई लाइन के ऊपर होता तो 0 नहीं कर देता, ठीक है ना भाई। तो वो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है इसलिए अपन लोग यहाँ पे उठा के रख रहे हैं, और कोई वजह नहीं है कि लाइन के ऊपर हो तभी रखेंगे, तो फॉर्मूला है भाई तो रखना ही। और अपॉन में क्या हो जाएगा भाई, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बस यहाँ से आप x1 y1 निकाल लो, आपका काम हो गया। आपको क्या मिल जाएगी भाई, यहाँ पे इमेज मिल जाएगी। तो थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, x माइनस 1 अपॉन में 1, वैसे लिखने की कोई जरूरत नहीं थी इधर अपॉन में। और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 2 2 4 और 1 5, और 5 माइनस 10 कितना भाई -5, और अपॉन में 5 आने वाला है, देखो 2 का स्क्वायर 4 और 1 5, 5 से 5 गया, तो ये माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। तो x माइनस 1 इक्वल टू में y1 माइनस 2 अपॉन 2 इक्वल टू में +2। x1 की वैल्यू निकालोगे तो 3 आ रही है, दिख ही रही है क्लियरली, -1 उधर जाके प्लस का 2 और 1 3। y1 की वैल्यू निकालोगे 2 2 4 -2 उधर जाके प्लस का, तो 4 और 2 6, तो आपका जो इमेज है वो हो जाएगा 3,6। बस इस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। अगर फोटो परपेंडिकुलर पूछता तो अपन फोटो परपेंडिकुलर डायरेक्टली निकाल लेते,
ठीक है ना। तो चलो अपन लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अपन लोग ज्यादा देर रुकने वाले तो बिल्कुल है ही नहीं है, ठीक है ना। टाइम कितना बचा भाई, टाइम ज्यादा है नहीं है। चलो मैं एक क्वेश्चन करा ही देता हूँ टफ वाला। अब क्या है, अगला जो टॉपिक है वो अपन लोग अगले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। इसका एक और क्वेश्चन देख लो, वैसे मैं यहीं पे खत्म करने वाला था, ठीक है ना भैया। अब जो छोटा मोटा सा जरा सा 5-1 मिनट बचे हुए हैं, 5 तो उनका भी यूज कर ही लेते हैं। 5 तो नहीं बचे अपने पास, शायद सिर्फ 1-2 मिनट है। मैं हिंट दे दूंगा, आप लोग सॉल्व कर लेना इस क्वेश्चन को, है ना भाई। तो ये क्वेश्चन जो है, जो मैं अगला वाला लिखवा रहा हूँ, ये आपके एग्जाम्स के लिए तो नहीं है भाई, है ना, फिर भी थोड़ा सा माइंड जो है अपन लोग डेवलप कर ही लेते हैं। तो वर्टेक्स कैपिटल ए ऑफ ट्रायंगल इज 1, -2 एंड इक्वेशन ऑफ, बस अगले लेक्चर में आपका जो है ना भाई ये चैप्टर खत्म है ना। एंड इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स of sides AB and AC are x minus y plus 5 equal to 0 and x plus 2y equal to 0 respectively, and find the इक्वेशन ऑफ साइड BC, ठीक है ना भाई। तो ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन में हम करेंगे क्या, ठीक है। तो अपन लोगों को क्या क्या दे रखा है, पहले अपन लोग ये समझ लेते हैं। हमें एक कैपिटल ए दे रखा है जो कि 1, -2 है ना। दूसरी चीज उसने बोल रखा है कि AB और AC के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो ये क्या बने अपन। तो AB का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी कि इस तरीके का आपको जा रहा होगा। परपेंडिकुलर मतलब AB लाइन पे जो परपेंडिकुलर है, और बाइसेक्टर यानी कि जो AB लाइन को बाइसेक्ट कर रहा हूँ, मतलब 1:1 का रेशियो बना रहा हूँ, ठीक है ना। और जो आपको दे रखा है x - y plus 5 equal to 0, ये रहा। और AC का भी दे रखा है, तो AC लाइन ये रही, तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी उसने दे रखा है। कितना दे रखा है भाई, x plus 2y equal to 0। तो ध्यान से सुनना मेरी बात, ऐसा नहीं लग रहा कि जो कैपिटल B है वो कैपिटल A का इमेज है इस लाइन के रिस्पेक्ट में, है कि नहीं। तो आप इसमें इस लाइन के रिस्पेक्ट में अगर कैपिटल A का इमेज निकालेंगे तो आपको कैपिटल B मिल जाएगा। और इस लाइन के रिस्पेक्ट में अगर आप कैपिटल A का इमेज निकालेंगे तो आपको कैपिटल C मिल जाएगा। जैसे ही आपको ये दोनों पॉइंट मिल गए तो आप 2 पॉइंट फॉर्म वाला इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला लगा देंगे और आपका काम हो जाएगा। तो कर लोगे क्या, 2 बार यहाँ पे इमेज का फॉर्मूला लगेगा, एक बार इस लाइन के रिस्पेक्ट में, तो आपको कैपिटल B मिलेगा। क्योंकि देखो परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर का मतलब ये है कि परपेंडिकुलर तो है ही, और साथ में AB लाइन को बाइसेक्ट करना